ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? यहाँ से स्टार्ट करते, बताओ क्या क्या पढ़ चुके थे अपन लास्ट क्लास में, जल्दी से बताइए। विवेक का आंसर आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट क्लास में बोहर मॉडल हो चुका था, यस रिश्वान, बोहर मॉडल पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में, है ना? तो हाइड्रोजन एटम का बोहर मॉडल और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको कैसे बोहर ने समझा दिया, वो सारी चीजें अपन कवर कर चुके थे, ठीक है? तो मैंने आज के लिए बताया था कि अपन उसके जो वेरिएशंस वगैरह होते हैं बोहर मॉडल के, हम अगर हाइपोथेटिकल कुछ एनर्जी लेवल ले ले, कुछ अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं वो सब चीजें देखते हैं अपन, ठीक है? तो सीधा क्वेश्चन, सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। लेट्स स्टार्ट विथ नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस। तो लिखिए आप, नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस, नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस। देखिए, हमने जब पूरा डेरिवेशन करा था तो हमने ये माना था कि न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पर है और उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमने इस तरह से पूरी चीजें हमने डिराइव करी, न्यूक्लियस रेस्ट पर है और उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा, इस सिस्टम में सेंट्रोल मास कहाँ होगा? अगर मैं ऐसा टॉप से दिखाऊं इसको, डायग्राम को मैं टॉप व्यू जैसा बनाता हूँ, मान लो टॉप व्यू है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो दो पार्टिकल का सेंट्रोल मास उनके बीच में कहीं लाया करता है ना, है ना? दो पार्टिकल का सेंट्रोल मास उनके बीच में कहीं लाया करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, न्यूक्लियस रेस्ट पर है, तो सेंट्रोल मास भी घूमते दिखेगा आपको। तो अगर न्यूक्लियस रेस्ट पर है और इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट घूम रहा है, तो आपको सेंट्रोल मास भी घूमते दिखेगा। सही बात है क्या? बताइए, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस, है ना? तो अगर सेंट्रोल मास घूम रहा है तो उस पर तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। सेंट्रोल मास आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि सेंट्रोल मास का जो मोशन होता है इट इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट बाय इंटरनल फोर्सेस। तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना? क्या किसी एटम पे हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है? नहीं। किसी एटम पे क्या हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है? नहीं। तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। गड़बड़ ये है कि हमने गलत मान लिया था कि न्यूक्लियस रेस्ट पर है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये गलत है। एक्चुअली सिस्टम का सेंट्रल मास रेस्ट पर होता है और उसके बाद दोनों घूम रहे होते हैं। रियल पिक्चर तो ऐसी होती है कि सिस्टम का जो सेंट्रल मास है वो रेस्ट पर है और उसके बाद जो अपना न्यूक्लियस है ना, वो भी घूमता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी घूमता है। एक्चुअल सिचुएशन तो इस तरह की कि दोनों ही रोटेट करते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। रियल सिचुएशन तो कुछ ऐसी है। लेकिन हमने तो न्यूक्लियस को रेस्ट मान लिया, तो हमने थोड़ी गलती करी। अच्छा, कितनी गलती करी? तो कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं करी है, क्योंकि जो सबसे हल्का न्यूक्लियस होता है, सबसे लाइट न्यूक्लियस होता है, वो होगा हाइड्रोजन का, मतलब एक ही प्रोटॉन है, और उसका भी मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करो तो करीब करीब 18 से 36 गुना ज्यादा आता है, ठीक है? तो मास इतना ज्यादा है कि लगभग लगभग सेंटर मास उसी पे होता है। सबसे लाइट न्यूक्लियाई जो है हाइड्रोजन का, उस केस में भी क्या होता है, लगभग लगभग सारा मास न्यूक्लियस का ही है, तो लगभग लगभग सेंटर मास न्यूक्लियस की होता है। तो कुछ बहुत बड़ी गलती नहीं करी हमने, पर हाँ गलती तो थी, गलती तो है पर बड़ी कम है, पर गलती तो है। तो चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं। हमने जो डेरिवेशंस कर लिए, हमने न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान के करे, मतलब एक तरह से न्यूक्लियस के रिलेटिव कर लिया हमने। हमने न्यूक्लियस के रिलेटिव चीजें कर ली एक तरह से, अगर न्यूक्लियस रेस्ट पे मान के सब डिराइव करा, मतलब न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कर लिया। तो अगर हम न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को देख रहे और इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो हमको उसका मास बदलना चाहिए था। वी शुड यूज रिड्यूस्ड मास। दो पार्टिकल अगर आपके पास सपोज M1 और M2, और M1 और M2 के बीच में केवल आपस का ही फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है, तो एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे को देखा जाएगा, एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे को देखा जाएगा, तो अगर ये दोनों ही एक्सेलरेट हो रहे हो तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। अगर आप नॉन इनिशियल फ्रेम में जाते हो तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। अगर M1 M2 पे उनके आपस का फोर्स लग रहा है, सपोज उनमें आपस में इंटरेक्शन फोर्स कुछ वो लग रहा है, दोनों एक्सेलरेट होंगे। अब दोनों एक्सेलरेट होंगे तो M1 के रिस्पेक्ट में जब M2 को देखेंगे तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। पर हमने जब पूरा डेरिवेशन करा था तो कुछ स्यूडो फोर्स तो लगाया नहीं था हमने। स्यूडो फोर्स नहीं लगाओ तो आपको दूसरी चीज जो कर सकते हो वो मास बदलना चाहिए। जब विद रिस्पेक्ट टू M1
M2 को देखा जाएगा तो M1 तो हो जाएगा रेस्ट पे, और M2 का आपको मास बदलना चाहिए, उसका मास आपको ले लेना चाहिए M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर आप स्यूडो फोर्स ना लगाओ और मास बदल दो तब भी सही रिजल्ट मिलता है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। ठीक है, दो पार्टिकल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इफ यू हैव टू पार्टिकल which have only their interaction force, उनके अंदर आपस के इंटरेक्शन फोर्स होगा तो कुछ भी नहीं। अब एक के रिस्पेक्ट में दूसरों को देखना है, आइडियली एक के रिस्पेक्ट में दूसरों को देखोगे तो स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट फॉरगेट अबाउट दिस स्यूडो फोर्स, जस्ट चेंज द मास, मास बदल दोगे दूसरे पार्टिकल का तो भी रिजल्ट सही आएगा, तो भी रिजल्ट सही आएगा। बात समझ में आई क्या? ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ना करो, आ रहा है तो हाँ करो, कुछ तो रिप्लाई करो। तो मोइन को तो आ रहा है। यस सर। ओके वेरी गुड, है ना? क्या चीनी बच्चों को आया? अवनी को भी आया? तो समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप? अमन बोल रहा है रिपीट कर देते, चलो फिर से सुन लीजिए, फिर से सुनना है अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। ये आपको सेंट्रोमास चैप्टर में पढ़ाया जाता है रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट, ये कोई 12th का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो रिपीट करता हूं मैं, मैंने क्या बताया आपको। अगर दो पार्टिकल है M1 और M2, उनमें आपस का इंटरेक्शन फोर्स तो कोई फोर्स नहीं है, इनमें आपस का इंटरेक्शन फोर्स है, जैसे कि इन पे चार्ज है तो कूलॉमिक फोर्स हो सकता है, एक ग्रेविटी का फोर्स हो सकता है इनमें आपस का, बस इनमें आपस का फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। तो इस तरह के केसेस में अगर अगर हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरों को देख रहे हैं तो चूंकि दोनों पे फोर्स है तो दोनों ही एक्सेलरेट कर रहे हैं। हम किसी के भी रिस्पेक्ट में दूसरों को देख रहे हैं तो हम एक नॉन इनिशियल फ्रेम से देख रहे हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम से देखने के लिए आपको लगाना चाहिए स्यूडो फोर्स, एम आई राइट? नॉन इनिशियल फ्रेम से देखने के लिए आपको लगाना चाहिए स्यूडो फोर्स, मैं सही बोल यस रहा सर। हूँ? हाँ, पर मैं रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट बोलता है स्यूडो फोर्स मत लगाओ, भूल जाओ स्यूडो फोर्स को, मास बदल दो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। मास बदल दोगे ना दूसरे पार्टिकल का तो भी रिजल्ट सेम आएगा। बात समझ में आई? मास बदल दोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो मास बदल दो, मास रिड्यूस मास की वैल्यू होती है, रिड्यूस मास को जनरली अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आती है दोनों पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट अपॉन दोनों पार्टिकल के मास का सम। चलो, तो ये होता है रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट। अब हमने डेरिवेशन जो करा था उसमें हमने क्या करा है, हमने ये तो करा है न्यूक्लियस रेस्ट पर है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को देख लिया, न्यूक्लियस रेस्ट पे उसके बाद इलेक्ट्रॉन को देखा, तो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास हमने अगर स्यूडो फोर्स नहीं लगाया तो मास बदलने से भी रिजल्ट सही मिल जाएगा, मास बदल दो तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे रेडियस का एक्सप्रेशन हमने जो डिराइव करा था वो आया था p स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अगर इसमें तुम इस मास को बदल दोगे तो ये सही हो जाएगा। ये गलत फॉर्मूला है रेडियस का, तो रेडियस का करेक्टेड फॉर्मूला, रेडियस का करेक्टेड फॉर्मूला इसको मैं लिख देता हूं r करेक्ट, उसमें मान बदलना चाहिए तो सही हो गया। समझे? आया क्या समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। आ गया। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमने तो नीचे इलेक्ट्रॉन का मास रखकर बहुत रेडियस निकाल रखी थी, जब इलेक्ट्रॉन का मास नीचे होता है तो फिर अपन को फॉर्मूला पूरा बदल गया, तो क्या कांस्टेंट भी बदले बार बार? नहीं, इसलिए हम ट्रिक लगाते हैं, हम ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाता हूं मैं k z e स्क्वायर का k और e स्क्वायर लिख दिया मैंने, z स्क्वायर कहां ले लूंगा मैं, वो n स्क्वायर कहां ले लिया। अब ऊपर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मल्टीप्लाई करा, वो म्यू और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया। अब ये देखोगे तो ये तो वही है पुराना वाला टर्म जिसकी वजह आपने ए नॉट याद रख सकती है। तो रेडियस का जो करेक्ट फॉर्मूला आ गया, आपसे लिख दे रहा हूँ, रेडियस का करेक्ट फॉर्मूला ऐसा लिख दो, तो आएगा मेरे पास ए नॉट बहुत रेडियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रिड्यूस मास इनटू n स्क्वायर। ये फैक्टर और मल्टीप्लाई करने से हमारा फॉर्मूला वैसे बन गया जो हमें याद नहीं आता ना, ए नॉट n स्क्वायर बाय z होता है, तो ए नॉट n स्क्वायर बाय z में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट सही मिल जाता है। यस सर। अब ऐसे एनर्जी का जो फॉर्मूला था
उसको भी करेक्ट कर लेते। एनर्जी में मास ऊपर आता है, याद हो शायद आपको, तो वहां मास ऊपर आता है, इसलिए म्यू भी ऊपर आएगा। म्यू क्या एनर्जी का करेक्टेड फॉर्म है, एनर्जी का करेक्टेड फॉर्मूला लिख दिया मैंने, अरे समझ में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता था, तो उसमें मैंने फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये करेक्ट हो, सही कर दिया अपन ने। तो सर एग्जाम में ये वाला यूज करेंगे या पहले वाला? देखो दोनों यूज करना, दोनों में आप जब अंतर समझोगे, अंतर कितना आता है, डिफरेंस कितना आता है, उससे आपका आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब आप चाहते हो ओके सर। तो आप बस ये करो कि दोनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करो। पहले वाले फॉर्मूले से क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखो, और इससे क्या रिजल्ट आएगा वो देखो, और उनमें क्या डिफरेंस है ये देखो, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर होगा कि कोई भी करो सेम ही करीब करीब आंसर आता है, बहुत रेयर कुछ छोटी सी गलती होती है। नॉर्मल हाइड्रोजन एटम के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करेक्शन ना भी करते तो भी हमें इतना कोई फर्क नहीं दिखता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हमें बहुत डिफरेंस दिख जाता है। ऐसे केसेस जहाँ पे न्यूक्लियस को किसी ने हल्का कर दिया ज्यादा, या इलेक्ट्रॉन के बदले कोई दूसरा पार्टिकल लेकर आएगा जो बहुत हैवी है, जिससे सेंट्रल मास काफी दूर चले जाए न्यूक्लियस से, वहां फर्क पड़ जाएगा। नॉर्मल हाइड्रोजन में तो क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत हैवी है, तो सेंट्रल मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस फ्री है, तो न्यूक्लियस को रेस्ट पे मानना कोई बड़ी गलती नहीं है। लेकिन किसी दूसरे केस में, जो हाइपोथेटिकल एटम के कुछ केस हो सकते हैं, वहां पर कुछ चीजें बदल सकती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये सब नोट हो गया क्या, तो मैं हटा दूं, तो नोट हो गया है, तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फिर क्वेश्चन लिखो। अ पॉजिट्रोनियम एटम, अ पॉजिट्रोनियम एटम, अ पॉजिट्रोनियम एटम कंसिस्ट ऑफ electron and proton, sorry, electron and positron, consist of electron and positron, electron and positron revolving around, electron and positron revolving around common center of mass, common center of mass, electron and positron revolving around common center of mass, दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाद घूम रहे होते हैं पॉजिट्रॉन एटम में। फाइंड फाइंड minimum radius of this positronium atom, find minimum radius of this positronium atom, find minimum radius of this positronium atom। चलिए, और ऑफ कोर्स आपको बोहर मॉडल सही है मानना है, क्योंकि अपना चैप्टर ही बोहर मॉडल का है, बोहर मॉडल से ही सोचना पड़ता है आपको। चलो सॉल्व करते हैं। रेडियस पूछिए, रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है, देखो ए नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेडियस मास इनटू n स्क्वायर बाय। पॉजिट्रॉनियम एटम में होता क्या है, उसके अंदर क्या है बताया मैंने कि पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा उसके बाद दोनों घूमते हैं। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो आप सब तो पढ़े लिखे बच्चे हो, केमिस्ट्री भी पढ़े हुए हो,
पॉजिट्रॉन क्या होता है? इट इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जैसा चार्ज होता है इस पे ठीक उल्टा चार्ज होता है, और मास, चार्ज +1 मास 0। हाँ चार्ज +1 और मास बिल्कुल वही जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब ये दोनों का मास लगभग सेम ही है, इसलिए सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में आएगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पर आएगा, हाँ हमारा सेंटर ऑफ मास। तो दोनों ही सेंटर ऑफ मास बीच में है, उसके ऊपर घूम रहे हैं। तो अब इनका रिड्यूस मास, अगर ये जो इक्वेशन है लगाना है मुझे, तो रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, तो रिड्यूस मास हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2। बस ये लगा दो, है ना। तो रेडियस आ जाएगी मेरे पास a नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रिड्यूस मास व्हिच इज me by 2 into n स्क्वायर। अच्छा मिनिमम रेडियस की n1 ले लेंगे, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ले लेंगे, और z कितना होगा, यहाँ कितना चार्ज है प्लस e है ना, तो एटॉमिक नंबर 1 जैसा लग रहा है मुझे, तो एटॉमिक नंबर भी 1 डालूं, तो r का आंसर आ गया मेरे पास 6 a0। और अगर आप आंसर 2 a0 लिखते हो तो आप गलत कर रहे हो, आपको a0 की वैल्यू देना चाहिए 0.529 एंगस्ट्रॉम रख कर, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखना चाहिए। तो आया क्या समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। चलो अब इसमें है ना, और क्या पूछ सकता था मैं पूछ सकता था एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला लगवा देता हूं। मैं ये पूछ सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ सकता हूँ। एनर्जी लेवल के डिफरेंस को पूछने का एक तरीका और हो सकता है कि लाइमन सीरीज का फर्स्ट फोटॉन की वेवलेंथ क्या है। लाइमन सीरीज का फर्स्ट फोटॉन कब निकलता है, जब 2 से 1 का ट्रांजिशन होता है। 2 से 1 का ट्रांजिशन में एनर्जी 2 और 1 की एनर्जी का डिफरेंस आएगा, और उससे वेवलेंथ निकाल सकते हो एनर्जी निकाल के। तो मैं उसमें बहुत सारी चीजें इसको बढ़ाकर पूछ सकता था, ठीक है। तो मतलब एनर्जी का फॉर्मूला भी यूज करा के वो सब पूछ सकता था, तो कर सकते थे ना, बस एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते जाएगा। यस, चलिए। अच्छा इसमें तो इस क्वेश्चन में ना जो आपको पार्टिकल दिया वो मैंने क्या कर दिया कि न्यूक्लियस बदल दिया। ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस तो प्रोटॉन ही रखो, और जो घूमने वाला पार्टिकल है वो बदल दे, जो घूमने वाला पार्टिकल है उसको बदल दे। उस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, कि प्रोटॉन दिया, उसके बाद तुमने पाई मेसॉन घुमा दिया, और पाई मेसॉन रोटेट करा दिया। पाई मेसॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 207 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास का 207 गुना होता है। पाई मेसॉन इज अ पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, इसका मास करीब इलेक्ट्रॉन का मास का 207 गुना होता है। तो इस केस का रिड्यूस मास क्या निकलता है, बताइए। क्या क्या लिखते हैं, बोल के बता दीजिए क्या लिखेंगे। हमने तो निकाल के भी बता दिया, वेरी गुड। इसका रिड्यूस मास आ जाएगा प्रोटॉन का मास इनटू इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका मास 6207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय दोनों मास का सम। तो क्वेश्चन में कई बार हमें दे देते हैं प्रोटॉन का मास लगभग इलेक्ट्रॉन के मास का 236 गुना होता है, तो वो लिख के यहाँ पे रिड्यूस मास लिख सकते हो, निकाल सकते हो। तो जो रिड्यूस मास होगा वो निकाल लीजिए, लेना बस यहाँ पे, ठीक है। अब इसका अमन ने आंसर दिया 207 ई अपॉन 208, ये गलत है अमन, तो इसीलिए तो पूछा था मैंने क्वेश्चन में। यहाँ प्रोटॉन का मास लेना पड़ेगा ना बच्चों को, यहाँ तुमने इलेक्ट्रॉन का मास क्यों जोड़ा है, ये जो दो पार्टिकल थे उनके मासेस का प्रोडक्ट अपन उनके मास का सम लेते हैं, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना, यहाँ पे रिड्यूस मास में कई बार गलती होती है, तो उसको ध्यान रखना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अब हो जाएंगे आपसे। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन था वो बचा था अपना। फिर आते हैं हाइपोथेटिकल एटम्स वाले केसेस, जिसमें ना कुछ कुछ अलग ही चीज कुछ भी दे देते हैं अपन को। जैसे एग्जांपल से ही देखते सीधा इसको, लिखो क्वेश्चन लिखो। इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स the potential energy the potential energy of proton and electron, the potential energy of proton and electron at a distance r
potential energy of electron and proton at a distance r is given by minus k e square by r to the power 4, minus k e square upon r to the power 4. एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उनको r डिस्टेंस पर रखा है, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी ये दे दिया आपको। अपने वहां अपन ने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन r डिस्टेंस पर रखे तो बताओ क्या होती है? ए स्क्वायर बाई आर। r होती है, यस डिनोमिनेटर में r आता है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, r की पावर 4 है, तो कुछ अलग ही चीज है ना, r की पावर 4 दे दी यहाँ तो इन्होंने, तो कुछ अलग ही कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे आगे लिखो। assume Bohr model to be applicable, assume Bohr model to be applicable, assume Bohr model to be applicable, find energy of nth energy state in H atom, find energy of nth energy state in H atom, find energy of nth energy state in H atom। तो H atom की nth एनर्जी लेवल की एनर्जी बताना है, ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में कुछ समस्या है तो बताओ, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं आपको ये बताओ पहले तो। क्वेश्चन में कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बदल दिया। अब आपको बताना है बोहर मॉडल एप्लीकेबल है तो एक हाइड्रोजन एटम की nth एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है, ये पूछा है। चलो तो अब ये बताओ मुझे, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सबसे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है, क्या वो कूलॉम्ब लॉ वाला ही फोर्स होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स क्या कूलॉम्ब लॉ वाला ही फोर्स होगा? हाँ सर। यस सर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर हाँ बोल रहे हो तो फिर एनर्जी ये क्यों आएगी? एनर्जी भी वही आती ना जो पहले थी। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अरे पोटेंशियल एनर्जी क्यों बदल गई है? फोर्स भी बदला होगा ना, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बदली है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी? इंफिनिटी टू आर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर। अरे तो फोर्स बदला है तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बदली है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बदलेगी? चलो तो फोर्स कैसे निकाला, मेरा क्वेश्चन है कि इनके बीच का फोर्स कैसे निकाला? फोर्स वो नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला होता है, कुछ अलग है, कैसे निकाला? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे। वेरी गुड, माइनस dv by dr, तो इससे फोर्स निकाल लो। बताओ फटाफट क्या आएगा ये? जाएगा माइनस के ई स्क्वायर तो कांस्टेंट, r की पावर -4 का डिफरेंशिएशन, r की पावर -5 upon -5, तो माइनस कैंसिल हो गया, नीचे r की पावर 5 बच जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा, नहीं 4 बचेगा। सही है क्या? यस सर। तो समझ के जवाब दो, सही है क्या? सर माइनस आएगा ना? सर माइनस आएगा। वेरी गुड, माइनस है ना, ये गलत है। माइनस साइन आ रहा है फोर्स में, तो ये बता रहे हैं कि अट्रैक्टिव है, तो माइनस साइन यहाँ बता रहा है कि अट्रैक्टिव है, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो माइनस साइन का मतलब हो रहा है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस आता तो ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन करके डायरेक्शन के साथ फोर्स मिलता है, यहाँ आर की डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, तो माइनस आ रहा है मतलब आर से उल्टा फोर्स है, और ये प्लस आता है तो आर का लॉन्ग फोर्स आता है। ठीक है, तो ये अपन को फोर्स अट्रैक्टिव समझ में आया। तो अब जो कूलॉम्बिक फोर्स था वो बदल के ये हो गया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अपन mv² का r लिख लेते हैं वो कौन दे रहा है? ये रहा,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास होगा k 4k d स्क्वायर बाय r की पावर 5 और mvr इक्वल टू n बाय 2 पाई तो लगाते ही थे अपन। अब ये दो इक्वेशन हो गई, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो और तुमसे पूछा जो है वो सब निकालते जाओ। इनको सॉल्व करके स्पीड का एक्सप्रेशन निकाल लो, रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल लो, और आपसे पूछा क्या है, टोटल एनर्जी है ना। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल तो क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप यहाँ से रेडियस और v का एक्सप्रेशन ढूंढो क्या आएगा और वो दोनों रख दो यहाँ पर, तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा। है तो सामने यार तो बहुत फाइल है यस ना, सर। हो गया। अब आपका काम बचा है यहाँ से रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ढूंढ के वहां रखना। तो आप कर लोगे क्या इतना आगे? यस सर, हो जाएगा। हाँ सर। तो ये ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, जिसके अंदर है ना कुछ अलग ही चीज हो गई, कोड बदल गया। ठीक है, तो अब आपको बोहर मॉडल में जो भी वेरिएशन हो सकते हैं सब बता दिए मैंने, तो अपना बोहर मॉडल कंप्लीट। जेई मेंस में इतना ही सफिशिएंट है, एक्चुअली ये तो एडवांस का कॉन्सेप्ट होगा सारे, तो एडवांस का भी कर लिया कुछ कुछ अपन, है ना। चलिए, इसके बाद बोहर मॉडल की मैंने आपको बोला था रेस करके लाइएगा, तो आई होप कि सबने करी हो। उसके अंदर कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे जल्दी से अभी। सर एक बार बाइंडिंग एनर्जी बता दो क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बताओ। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम को जब अपन इंफिनिटी से लेके गिवन पोजीशन तक लाते हैं, इंफिनिटी मतलब जब सिस्टम में सारे पार्टिकल दूर दूर है, वहां से लेके गिवन पोजीशन तक लाते हैं, और अगर सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई है। When system is binding, some energy is released from the system. This energy release is called binding energy. इसी को बोलते हैं binding energy. तो एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एटम की अपन एनर्जी निकाली थी ग्राउंड स्टेट में आती -13.6 इलेक्ट्रॉन को, तो माइनस आती यही बता रहा है कि ये जब एटम बना तो एनर्जी रिलीज हुई है कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन एटम बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वही कहलाती है। समझे? तो और कोई डाउट किसी को? हर्षित का डाउट आया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। हर्षित क्वेश्चन पढ़ दो यार एक बार। यस सर। हाँ बोलो। क्वेश्चन में दिया है सर 10⁻³ watt of 5000 Armstrong light is directed on a photoelectric cell. If the current in the cell is 0.16 microampere, the percentage of incident photons which produce photoelectrons is. करंट क्या है, सैचुरेशन करंट। करंट हो जाएगा रेट ऑफ लॉस चार्ज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए है ना पर यूनिट टाइम, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा करंट। कितने फोटॉन गिर रहे तो निकाल सकते हो इंटेंसिटी की। तो अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन, तो करंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम निकाल के रखो, हो जाएगा I0/E। और नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम कैसे निकालेंगे अपन, वो आ जाएगा हमारे पास इंटेंसिटी क्या निकली थी, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इनटू एरिया बाय टाइम, तो इनटू एरिया डिवाइड बाय क्या आ जाएगा इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, दैट इज h। तो नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम ये आ जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम लिख दिया। ये रेशियो पूछा क्वेश्चन में परसेंटेज में, ओके सर, आ जाएगा। है ना, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके चलिए और बताइए। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, तो लास्ट क्लास में पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी बोहर मॉडल वाली जो रेस है उसमें कोई और दिक्कत है क्या? कोई भी नहीं है सर, ठीक है, वेरी गुड। तो अपन अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो बोहर मॉडल अपना कंप्लीट। इसके बाद बच्चों देखो आपके मॉडल, आपके पास रेस है एक एटॉमिक कोलिजन की। तो जो एटॉमिक कोलिजन है ना वो मेंस में बहुत रेयर आता है, तो थोड़ा जनरली देखने से उसको वो खास तौर पे एडवांस के लिए है। तो जो एटॉमिक कोलिजन अपन समझने वाले हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट फॉर एडवांस।
सर बोलिए। सर एक डाउट था रेस का ये हाँ बोलो। इफ एलिमेंट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ग्रेटर देन 4 हाँ, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। सेकंड में कितने भर सकते हैं? 8। तीसरे में कितने भर सकते हैं? 18। अगले में कितने भर सकते हैं? 32। उससे अगला पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि 4 तक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो वो निकाल सकते हो 60। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उतने डिफरेंट एटम बन सकते हैं। हर एटम में फर्क किस चीज का होता है? एटॉमिक नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर अलग तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग, तो 60 से ज्यादा एटम नहीं बन सकते। समझ आया कुछ? यस सर समझ ओके, तो हम आ रहे थे एटॉमिक कोलिजन पे। देखो, एटॉमिक कोलिजन, जब आपने कोलिजन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब चीजें कोलाइड करती है तो कोलिजन कैसे कैसे टाइप का हो सकता है? इलास्टिक हो सकता है, इन इलास्टिक हो सकता है, और एक होता है परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, जैसे 3 तरह के कोलिजन आपने शायद सुने होंगे। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सिस्टम में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। इन इलास्टिक कोलिजन में थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में चीजें इस तरह से टकराने की बात चलती है कि सेंटर की उनमें रिलेटिव मोशन बाद में नहीं होता है। मतलब रिलेटिव मोशन जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के उसके अलाउंग वेलोसिटी सेम हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो एनर्जी का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है, ई जीरो हो जाता है। तो 3 तरह के कोलिजन की कैटेगरी शायद पढ़ी होगी आपने। इलास्टिक जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है, इन इलास्टिक जिसमें थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस है, परफेक्ट इन इलास्टिक जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस होता है। क्लियर क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? 3 तरह के कोलिजन शायद सुने हो आपने, है ना? यस सर। अब जो इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्ट इन इलास्टिक है, इनमें एनर्जी का लॉस है। एनर्जी का लॉस कहा जाता है, ये आपको बताया होगा कि ये थोड़ा हीट वीट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है, साउंड वेव में चले जाता है, सिस्टम में दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पर हम एटम्स की जब बात करें तो एटम्स के अंदर कोई टकराने के बाद ऐसा कोई है नहीं कि हीट का कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज हीट एक मैक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट होता है, बड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट होता है। किसी गैस, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तो किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका रैंडम मोशन, पार्टिकल या एटम्स के रैंडम मोशन की एनर्जी होती है। अब यहाँ तो एक ही एटम है ना, तो उसका काय का रैंडम मोशन, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी एनर्जी। यहाँ कोई हीट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जब सिंगल सिंगल एटम कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ कोई हीट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ एनर्जी कहा जाएगी किसी एटम के अंदर किस तरह की एनर्जी होती है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, या एनर्जी जा सकती है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन। जब एटम्स कोलाइड करते हैं तो जो एनर्जी का लॉस होता है वो जा सकता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में। समझ में आई बात है? जब एटम्स का कोलिजन हो सकता है तो यहाँ पे हीट वगैरह इस तरह के प्रोसेस में एनर्जी नहीं जा सकती, यहाँ एनर्जी लॉस होकर कहा जाएगी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में। तो ये लिख लीजिए आप एटॉमिक कोलिजन में। ठीक है, when two atoms are colliding, the energy loss due to collision, should be absorbed by atom for excitation. Should be absorbed by atom for excitation. तो उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकती। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। When two atoms are colliding, the energy loss should be absorbed by atom for excitation. ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कहीं एनर्जी जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं अब कि एनर्जी लॉस कितना होना चाहिए, क्योंकि एक्साइटेशन की जो एनर्जी होती है वो तो फिक्स होती है। एक्साइटेशन में कोई रैंडम एनर्जी थोड़ी रहती है। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ग्राउंड स्टेट से पहली एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए उसे 10.2 की एनर्जी लगती है। तो ये फिक्स हो गया कि कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो, है ना, और उससे कम तो कर ही नहीं सकता हाइड्रोजन एटम। तो आपको एनर्जी लॉस कितना है ये फिक्स पता चल जाएगा, या तो उतना होगा या होगा ही नहीं, ये आपको कंफर्म हो गया। क्योंकि एनर्जी लॉस ही एक्साइटेशन में जा रहा है, और एक्साइटेशन में कोई भी रैंडम एनर्जी नहीं जाती है, तो इसलिए एनर्जी लॉस भी किसी रैंडम एनर्जी का नहीं होगा।
समझ में आ रही है बात? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बोल रहे यस गुड। तो अब इसको सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू और आगे समझते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि एक न्यूट्रॉन है, एन फॉर न्यूट्रॉन, वो आ रहा था किसी काइनेटिक एनर्जी के से, उसकी काइनेटिक एनर्जी के, और वो एक एच एटम जो कि रेस्ट पर है इन ग्राउंड स्टेट, उससे आके हेड ऑन कोलाइड कर रहा है, हेड ऑन कोलाइड कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ फॉर व्हाट मिनिमम के की मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, हाँ काइनेटिक एनर्जी, इस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, सो दैट inelastic collision may take place। और आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का मास लगभग लगभग बराबर होता है, तो आप उनको इक्वल ले सकते हो, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को इक्वल ले सकते हो। चलिए ट्राई, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन को समस्या तो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो बच्चे क्वेश्चन में तो डाउट ही बता रहे। संजना का एक आंसर आया हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन को। संजना आंसर दे रही मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन को, के 10.2 होना चाहिए। मैं रिप्लाई कर रहा हूँ नो, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग आंसर। बट बिकॉज सिस्टम में मोमेंटम भी कंजर्व होगा, याद करो सिस्टम में जो एनर्जी लॉस होगा वो पूरी एनर्जी नहीं लॉस होती, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस इन कोलिजंस, ऐसा नहीं होता कि पूरा लॉस। आपको पूछा है कि मैक्स के की मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन हो सके। क्वेश्चन समझ में आया? पूछना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये समझ में आ रहा है? मोइन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड मोइन। मोइन कैसे निकाला बताओ जरा, आपका आंसर सही है, कैसे निकाला? मोइन कैसे निकाला आंसर? अच्छा मोइन लिख के दे रहा है आंसर। चलो मोइन ने कुछ लिखा है, मैं चेक चेक करते हैं, वो शायद मुझे इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या लिखा है। देखो जब कोई दो पार्टिकल टकराते हैं तो कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस होता है अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो, एंड परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। इन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल द मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी जो आता है E इक्वल टू 0 के केस में, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। दो पार्टिकल हेड ऑन जब टकरा रहे थे तो उनके हेड ऑन कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी आ रहा है। ठीक है, अभी कैसे आया ये आपको पूरा सीओएम से आप निकाल सकते हो, इक्वल टू 0 का केस लेके निकाल सकते हो। जैसे मैं फटाफट कर देता हूं यहाँ पे, लेट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 होगा तो न्यूट्रॉन जो आ रहा था किसी स्पीड से वो हाइड्रोजन से टकरा गया, और आफ्टर कोलिजन दोनों फिर साथ में चलेंगे। इक्वल टू 0 के केस में यही होता है, दोनों के साथ की स्पीड, मोमेंटम कंजर्वेशन से ये m मास था, ये m मास था, शुरू का मोमेंटम था mv, बाद का मोमेंटम भी वही होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन से स्पीड इनके आगे जाना चाहिए, v/2 होना चाहिए, मास पूरा हो जाएगा ना तो स्पीड v/2 होनी चाहिए। ठीक है, ये स्पीड आएगी बात की। अब तुम काइनेटिक एनर्जी देखो शुरू में कितनी है, होती हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बाद की देखो कितनी है, वो है हाफ मास हो जाएगा v/2 स्क्वायर। तो लॉस निकाल लो काइनेटिक एनर्जी का, यही लॉस
वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल थी, ये निकाल लेना। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करो, इनिशियल कितनी थी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल कितनी है, देखो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाय 4 आ गई है। फाइनली सब्ट्रैक्ट करके 1/4 एम वी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले से देखो म्यू, म्यू होता है रिड्यूस मास, दोनों का सेम मास है, तो रिड्यूस मास जाएगा m into m upon इंटरसेप्ट, और v रिलेटिव मतलब किस रिलेटिव स्पीड से आ रहा था, तो ये तो रेट पे था, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड v थी, तो v डाल दो, फिर आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या है ये m/2 आ रहा है, तो m की स्क्वायर बाय 4 ही आ रहा है, ये वही आ रहा है ना। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, इससे भी कर सकते हो। जब दो पार्टिकल हेड ऑन कोलाइड करते हैं तो हेड ऑन कोलिजन में जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी है वो निकालने का तरीका डायरेक्ट भी लगा सकते हो, हाफ म्यू बी रिलेटिव स्क्वायर। चलो, और नहीं आ रहा डायरेक्ट, ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से कर लो, बेसिक से भी करके दिखाया मैंने आपको। तो ये चीज समझ में आएगा, एनर्जी लॉस निकालना समझ में आएगा। यस, तो एनर्जी लॉस तो आ गया। अच्छा, यहाँ मैंने m क्या है, इनके मासेस को माना है, और v क्या है, इसका स्पीड माना था न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन की शुरू की काइनेटिक एनर्जी k दी थी, तो k तो हाफ एम स्क्वायर था, तो ये ध्यान से देखो, तो एनर्जी लॉस कितना है, p/2 है, तो शुरू की एनर्जी था उसका आधा लॉस हो गया। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, नारायण का ई क्या है, नारायण ई क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ये बहुत अजीब क्वेश्चन लगा मेरे को आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाँ सर समझ गए। ठीक है, चलो ओके, तो आप ये समझिए, अब देखिए कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो हो रहा है वो k/2 हो रहा है, मतलब कि जो शुरू की एनर्जी थी वो पूरी लॉस नहीं हो रही है, उसकी आधी ही लॉस हो रही है ना। अब मैंने पूछा क्या था कि कितना मिनिमम के होना चाहिए जिससे इनइलास्टिक कोलिजन हो सके, अब इनइलास्टिक कोलिजन के लिए एनर्जी लॉस होना चाहिए, एनर्जी लॉस अगर होगा तो कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में सबसे कम एनर्जी क्या लगती है, 10.2, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन जो एनर्जी मिनिमम लगती है आपको वो लगती है 10.2, और जो लॉस हो रही है वही के यहाँ जाएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस इज गिविंग एनर्जी फॉर एक्साइटेशन, इट शुड बी 10.2 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस k/2 हो सकता है, तो 10.2 होना चाहिए, तो इससे k की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 20. ऐसे बोलने का आंसर 20.4 है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करा दे तो एनर्जी कुछ लॉस हो जाएगी। आ रही क्या बात समझ में, बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मान लो कि जो न्यूट्रॉन आके टकरा रहा था उसकी एनर्जी 20.4 नहीं होती, उससे कम होती, उससे कम होती, मान लो सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो क्या होता, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो क्या होता, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाता? नो नो सर। सर। नो, सिंपल सा आंसर है नो, है ना। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ओनली k/2 का है, तो 20 का आधा सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लॉस होता, पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में कम से कम एनर्जी 10.2 चाहिए, तो लॉस ही नहीं होता। इसका मतलब लॉस ही नहीं होता है, एनर्जी लॉस नहीं हो पाती ना, इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं हो पा रहा, मतलब एनर्जी लॉस ही नहीं हो पा रही, है ना। तो लॉस ही नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम में कोलिजन किस टाइप का होगा अगर एनर्जी लॉस नहीं होती तो, इलास्टिक। इलास्टिक, वेरी गुड। तो सिस्टम में कोलिजन इलास्टिक ही होगा जब तक ये काइनेटिक एनर्जी 10 ये 20.4 से छोटी थी, जब तक तो इलास्टिक ही कोलिजन होगा, इनइलास्टिक हो ही नहीं सकता, समझ आया, इनइलास्टिक कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो, अब फिर मेरा एक क्वेश्चन, मान लो कि काइनेटिक एनर्जी के थोड़ी इससे ज्यादा होती, मान लो वो थी 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की थी वो 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब बताओ 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का हमारे पास न्यूट्रॉन आके टकरा रहा है एच एटम से,
तो कोलिजन किस किस टाइप के हो सकते हैं बताओ। कोलिजन किस किस टाइप के हो सकते हैं? न्यूट्रॉन आ रहा है, वो हाइड्रोजन एटम, वही वाला क्वेश्चन है पूरा। न्यूट्रॉन की एनर्जी मैंने बता दी 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको 21 करते हैं। तो बताओ कोलिजन किस किस टाइप का पॉसिबल है, बताइए। व्हाट आर द टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल इफ k is equal to 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? आप लिख भी सकते हो क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल इफ k equal to 21 इलेक्ट्रॉन? बोलिए, जवाब दीजिए। partial inelastic and perfect inelastic. हाँ, फिर से बोलना, सही बोला है, फिर से बोलिए। Partial inelastic and perfectly inelastic. नहीं, परफेक्ट इनइलास्टिक नहीं हो पाएगा, परफेक्ट इनइलास्टिक हो नहीं पाएगा। केवल सर, दो तरह के इलास्टिक। क्वेश्चन, हाँ, दो तरह के क्वेश्चन होंगे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। परफेक्ट इनइलास्टिक जो होता है ना, वो पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट इनइलास्टिक में E को 0 होना पड़ेगा, तो एनर्जी लॉस k/2 होना पड़ेगी। एनर्जी लॉस k/2 मतलब 20.5 की होना, कितनी 10.5 की होना पड़ेगी। 21 दी ना, तो 10.5 की होना पड़ेगी। 10.5 एनर्जी लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन तो अब्सॉर्ब नहीं करता ना इतना, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10.2 करता है हाँ सर। है ना। तो परफेक्ट इनइलास्टिक तो हो ही नहीं सकता। परफेक्ट इनइलास्टिक का जो एनर्जी लॉस है वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए परफेक्ट इनइलास्टिक नहीं हो पाएगा। हाँ, इनइलास्टिक होगा, एनर्जी लॉस मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा। एनर्जी लॉस मैक्सिमम आ रहा था 10.5, उससे थोड़ा कम 10.2 का पॉसिबल हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए। और इलास्टिक भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि एनर्जी लॉस हुई, ये जरूरी थोड़ी कि दो पार्टिकल टकराए तो एनर्जी लॉस होना ही चाहिए। तो हो सकता है कि इनइलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, ठीक है। तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है वहां पे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, सर पॉसिबिलिटी दो तरह की। हाँ बोलो। सर, ये इन इलास्टिक वाले में क्या होगा कि अगर उसको 10.2 की चाहिए एक्साइटेशन हाँ, के लिए, तो वो उतनी हाँ, ले लेगा, और फिर जो बचेगी वो कहाँ जाएगी फिर? सिस्टम के पास है, सिस्टम एनर्जी लॉस पूरी नहीं करेगा, थोड़ी कम करेगा लॉस एनर्जी, तो फिर सर उनका मोमेंटम आ जाना चाहिए बच ना फिर। जाएगा। ये E0 वाला केस नहीं होगा फिर, है ना। मतलब हमने जो माना है कि दोनों साथ में चल रहे हैं, ये वाला केस नहीं रहेगा, अलग अलग चलेंगे। तो फिर सर हाँ, ठीक है सर। मोमेंटम कंजर्व पाएगा मतलब। हाँ, मोमेंटम तो कंजर्व हमेशा ही होगा, वो तो हमेशा रहेगा। एनर्जी एनर्जी में जो भी लॉस हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट करके फिर इक्वेशन बना लेंगे एनर्जी की, दोनों की स्पीड ओके हो सर। जाएगी v1 v2, तो एक तो मोमेंटम की इक्वेशन बना लेना, और फिर एनर्जी फाइनल एनर्जी इनिशियल लिख के उसकी इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर देंगे, v1 v2 मिल जाएगा आपको, ठीक है सर। है ना। चलो। सर, तो पिछले वाले केस में E0 दिया था क्या? वहां तो सिर्फ इलास्टिक लिखा हुआ है। मैंने पूछा था कि इनइलास्टिक कोलिजन हो पाए, तो इनइलास्टिक होना मतलब एनर्जी लॉस होना चाहिए, एनर्जी लॉस हो रही है। मैं मान के चल रहा था जब k मिनिमम होगा, हमसे पूछा था k मिनिमम, तो मिनिमम k के केस में मैक्सिमम एनर्जी लॉस एक्साइट करा रहा होगा, k की वैल्यू सबसे कम तो एनर्जी लॉस भी सबसे कम। अब एनर्जी लॉस कम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्साइट करा रही है, मतलब वो परफेक्टली इन इलास्टिक का केस हो जाएगा फिर। हाँ, परफेक्ट इनइलास्टिक का केस रहेगा, यस, ठीक है। चलो, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एटॉमिक कोलिजन्स के। इसके बाद एक छोटा सा केस और समझते हैं। ये तो मैंने देखो एक चीज और, मैंने जो क्वेश्चन कराया तुमने न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का केस कराया, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो हमेशा, आपको अल्फा का कोलिजन करा सकते हैं हाइड्रोजन से, और मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें हाइड्रोजन बेस पे लिया, तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, जैसे हाइड्रोजन एटम और अल्फा पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और टकरा रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है वो तो काफी बदल सकती है। लॉजिक यही लगाना है हमेशा कि जो एनर्जी का लॉस होगा वो कहा जाएगा एक्साइटेशन में जाएगा, उसके अलावा कहीं जा नहीं सकता, ये मेन लॉजिक हाँ है ना। यस सर। ओके, सर फिजिक्स नहीं है सर, मतलब एनर्जी लॉस इसमें एक्साइटेशन में जाएगा बस इतना है। हाँ, ये फिजिक्स लगानी है, बाकी सिचुएशन तो कोलिजन वाली सिचुएशन लगा देना, है ना। ये जैसे ये सिचुएशन बदल सकती है, ये अभी मास सेम थे, अब वो मास अलग हो सकता है, और फिर अभी मैंने एक को रेस्ट पे एक को स्पीड दी थी, हो सकता है शुरू में दोनों की स्पीड हो, तो वो सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे अपन, ओके।
बाकी हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला तो लग जाता है। जब भी हेड ऑन कोलिजन हो, रिमेंबर हेड ऑन कोलिजन हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी इससे शॉर्टकट तरीका है निकालने का। ये शॉर्टकट तरीका तो लगा ही सकते। चलो, तो एटॉमिक कोलिजन का एक कॉन्सेप्ट तो अपने समझ लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इट इज नॉट रिलेटेड विद एटॉमिक कोलिजन, थोड़ा सा अलग है, वो समझते हैं। ठीक है, रिकॉइल ऑफ एटम, रिकॉइल ऑफ एटम, रिकॉइल ऑफ एटम्स, रिकॉइल ऑफ एटम। जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है, मान लो H एटम एक्साइटेड स्टेट में है, ये मैंने स्टार लगाया ये समझाने के लिए कि एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ये फोटोन हिट करता है ना, ये आ गया ग्राउंड स्टेट में, तो इसने फोटोन निकाला। अच्छा, फोटोन की एनर्जी क्या आती है? वो वही रहती है जो डी एक्साइटेशन की एनर्जी होगी। अब कुछ मान लो कि सेकंड से 1 आ रहा है, तो सेकंड से 1 में H में क्या होगा, 10.2 एनर्जी रिलीज होगी। अब फोटोन के साथ मोमेंटम भी तो होता है, फोटोन में मोमेंटम भी होता है, हमने पढ़ा ये तो, फोटोन में मोमेंटम भी होता है। तो फोटोन इधर मोमेंटम लेके जा रहा है, कितना मोमेंटम लिख रहा हूं यहाँ पे, P = 8 लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम है, तो सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व होने के लिए, मान लो शुरू में रेस्ट था, तो सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो H एटम को भी कुछ मोमेंटम लेके इधर जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? हाँ H एटम सर। को तो, है ना, H एटम को तो मोमेंटम ले आना पड़ेगा, और मोमेंटम कंजर्वेशन भी इतना ही मोमेंटम ले आना पड़ेगा, तो इसका भी मोमेंटम होगा H बाय लैम्डा। कैसे निकाला मैंने, कैसे समझ में आया मुझे, मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन हमें समझ में आया कि H एटम को भी इतना मोमेंटम ले आना पड़ेगा। अब H एटम का मोमेंटम है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी तो उसके पास, इसका काइनेटिक एनर्जी भी है। अच्छा, इसमें भी एनर्जी है, तो दोनों को एनर्जी कहाँ से मिली होगी, डी एक्साइटेशन से मिली होगी। तो जो डी एक्साइटेशन की एनर्जी होती है डेल्टा ई इन डी एक्साइटेशन शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। फोटॉन की एनर्जी होगी hc बाय ना, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी लिखने के लिए मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2 टाइम मास कर सकता हूं, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम मास, मोमेंटम h बाय लैम्डा था, इसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम मास। समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं, समझ आ रहा है? तो जो एनर्जी डी एक्साइटेशन की होती है ना डेल्टा ई, जो अपन पहले से मानते थे कि फोटॉन को मिलती है, असल में फोटॉन को नहीं मिलती, सिर्फ तो दोनों को मिलती है। समझ आ रहा है? डेल्टा ई जो 10.2 एनर्जी को पूरी फोटॉन नहीं लेके जाता है, थोड़ी कम ले जाता है, थोड़ा सा ये भी ले जाता है एनर्जी, एटम भी लेके जाता है। समझ आ रहा है क्या पॉइंट? चलिए, फिर 2m कैसे आया, मुझसे पूछा जा रहा है 2m कैसे आया, p² / 2m, मोमेंटम क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो p² / 2m करते हैं अपन। याद करो, आपको पढ़े लिखे बच्चे हो यार, p² / 2m रिलेशन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, p² / 2m। ठीक है, चलो, अब ये जो मास है ना एटम का, ये तो बहुत ज्यादा होता है, ये मास एटम का बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो रेशो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना बहुत कम आती है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं नंबर देखूं, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है ना एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। तो ऐसा मान सकते हैं कि फोटॉन की जो एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी वो लगभग डेल्टा ही है। हमने जितने भी क्वेश्चन में माना था कि सारी डेल्टा ही फोटोन लेके जा रहा है, वो कोई बहुत गलत नहीं करा था हमने, क्योंकि ये वाला टर्म जो होता है बहुत छोटा आता है,
तो हमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी। तो डेल्टा ई को ही अपन फोटॉन की एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि एटम की मोमेंटम बताओ, किस मोमेंटम से रिकॉइल हो रहा है, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, फिर आप वो तो निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा था अपना, रिकॉइल ऑफ एटम, ये भी अपन ने देख लिया। अब आप एचसीवी में देखना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। एचसीवी में आखिरी वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन का डिवीजन होता है उसका पूरा, आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो, ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बचे थे वो सब अपन ने देख लिए, तो अपना एक तरह से बोहर मॉडल पूरा हो गया, एटॉमिक कोएफिशिएंट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट कर सकते हैं अपन। तो आप एटॉमिक ओरिजिन की अब रेस भी पूरी करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में, उसकी जो भी दिक्कत है वो पूछिएगा। ये हटा दो, तो मैं हटा दूं क्या? यस सर। है ना, इधर लिख दीजिए, है ना? ठीक है। नेक्स्ट चीज समझते हैं अपन मैटर विड्थ, मैटर विड्थ एंड एंट्रोपी वेवलेंथ। मैटर विड्थ, लाइट, अगर हम बाईडिरेक्शनल से सोचे, अभी आपने पढ़ा होगा पैरेलल आपका वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, तो आपने पढ़ा है वहां पे कि लाइट वेव है ना, वहां आपने यही पढ़ा है ना, लाइट वेव है, वहां वेव मान के तो चीजें समझा पा रहे सारी, तो लाइट वेव है वहां के लिए। और मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक में बताया कि लाइट फोटोन है, लाइट पार्टिकल है। अब फोटो इलेक्ट्रिक में जो चीजें है वो अपन लाइट को वेव मान के समझा नहीं पाते, और जो उधर आपने पढ़ रहे हो बाईडीएसी का रिजल्ट जो है वो आप पार्टिकल मान के नहीं समझा सकते, तो लाइट को दोहरा मानना पड़ता है कि डुअल बिहेवियर है, लाइट में डुअल बिहेवियर है, ऐसा मानना पड़ता है अपन को। लाइट में डुअल बिहेवियर है, तो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज करा, उन्होंने कहा कि मैटर का भी डुअल बिहेवियर होना चाहिए, जो हमारे आसपास कोई भी पार्टिकल है उसका पास भी एक वेव नेचर होना चाहिए, ये उन्होंने प्रपोज करा, और इस वेव को उन्होंने नाम दिया मैटर वेव, इस वेव को उन्होंने नाम दिया मैटर वेव। समझ में आई क्या बात आपको? क्या कहा डी ब्रॉगली ने, समझ में आया क्या? बताइए, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. तो लुई डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा कि मैटर पार्टिकल के साथ भी वेव होती है। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है? आप क्या किसी क्रिकेट बॉल को देखोगे तो आपको ऐसे वेव जैसी चलती दिखेगी? ये मतलब निकाला क्या आपने? बताओ। नो सर। No, ये sir. क्या? तो वेव है तो क्या? व्हाट इज अ वेव? चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, व्हाट इज अ वेव? व्हाट इज अ वेव? What do you understand by the word wave? संजना के लिए ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव, बुलर फ्लो, और कुछ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। वेव कैरीज एनर्जी, ये बात सही है। फॉर्म ऑफ एनर्जी नो, और कुछ वेव कैरीज एनर्जी ये होता है, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये स्टेटमेंट सही है। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट सही है। और कुछ The disturbance. very good, disturbance. Wave is disturbance. Wave is a disturbance which is traveling in space and time. वेव एक डिस्टर्बेंस होता है जो अब पोजीशन और टाइम के साथ बदलता है, मतलब कि टाइम के साथ अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है। वेव एक डिस्टर्बेंस है। जैसे एक रोप है, रोप के ऊपर मैंने पकड़ा पार्टिकल को, डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, तो वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। वेव इज डिस्टर्बेंस ऑफ सम क्वांटिटी, सम फिजिकल क्वांटिटी। जो आपने अभी मैंने जो रस्सी वाला एग्जांपल बताया उसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टर्ब हुई है ना, पार्टिकल की पोजीशन इज द फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टर्ब हुई। मैं अगर ईएम वेव की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो डिस्टर्ब होती है ईएम वेव, या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिस्टर्ब होती है। तो स्पेस में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्टर्ब, और वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, तो बोलते हैं हम कि वेव ट्रेवल कर रही है।
So in wave, some physical quantity is disturbed and then it travels. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो डिस्टर्बेंस जिसमें हो रहा है और जिससे वेव ट्रेवल कर रही है, वो मैटर वेव के लिए नहीं पता, हमें नहीं पता। वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैटर वेव में डायरेक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दिखती है हमें, जिसका कुछ डिस्टर्बेंस हमें दिखता है, समझे? तो ये मैटर वेव की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम है ना, इसका जो वेव नेचर है ना, उसको किसी डिस्टर्बेंस के फॉर्म में नहीं देख पाते। हाँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कुछ वेरिएशन है स्पेस एंड टाइम में, और स्पेस और टाइम में वेरिएशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, आपने वेव चैप्टर पढ़ लिया ना? मुझको ऐसा पता है कि पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ाई कि नहीं अभी? Yes. पढ़ लिया है ना? ओके, तो आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के, ऐसा कुछ लिख देते हो आप वेव की इक्वेशन। तो ये आप क्या लिख रहे हो? यार इक्वेशन दे रहे हो जिससे आपको डिस्टर्बेंस की वैल्यू पता चल रही है अलग अलग पोजीशन अलग अलग टाइम पे, है ना? ये आप इक्वेशन लिख रहे हो, एक फंक्शन लिख रहे हो, उस फंक्शन में आप टाइम डालो, पोजीशन डालो, तो आपको डिस्टर्बेंस की वैल्यू मिल रही है। इस पोजीशन पे इस टाइम पे क्या डिस्टर्बेंस की वैल्यू है। तो ये जो वेव फंक्शन होता है ना इनका, मैटर वेव का, ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि समझने में टफ वाला कॉम्प्लेक्स वर्ड भी है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वर्ड होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में पढ़ा होगा, वो वाला कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं मैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। इसका डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसका जो इसमें अपन इसी के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो, मतलब इसके मॉड का स्क्वायर निकालो, तो वो इसको मिलने की प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल आता है। ये मीनिंग निकलता है यहाँ के वेव फंक्शन का। ये शायद केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से, याद आ रहा है? चलो, तो अभी आपको बस ये पॉइंट समझना है कि मैटर पार्टिकल के साथ भी कोई वेव एसोसिएटेड होती है, बट दैट वेव इज नॉट समथिंग जो अपन को एक पोजीशन में डिस्टर्बेंस जैसा कुछ दिखे, वो कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है। पर लुई डी ब्रॉगली ने क्या प्रपोज करा? उन्होंने बोला कि क्योंकि फोटोन जो एनर्जी है उसका मोमेंटम h by लैम्डा होता है, तो मैं लैम्डा ऑफ मेटल विल को h by p लिख सकता हूं। ये प्रपोज करा लुई डी ब्रॉगली ने। लुई डी ब्रॉगली ने बोला कि सिमेट्री होगी, फोटोन के लिए मोमेंटम h by लैम्डा होता है, तो लैम्डा फॉर मैटर पार्टिकल वो h by p होना चाहिए। ये लुई डी ब्रॉगली ने कहा, उन्होंने ऐसा प्रपोज करा उनकी पीएचडी थीसिस में। तो इस तरह से उन्होंने स्टेट किया। अब ये जो मोमेंटम होता है, इसको तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। आपको अगर पार्टिकल का मास और स्पीड पता हो तो भी लिख सकते हो, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मोमेंटम लिखा जा सकता है, है ना? मान लो किसी चार्ज को, इफ यू चार्ज is accelerated by v potential difference, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है qv। तो आप तो qv डाल सकते हो, तो मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास h by root 2m qv। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर अपन, और इलेक्ट्रॉन having kinetic energy equal to x इलेक्ट्रॉन, कितनी काइनेटिक एनर्जी मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में पता है आपको, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके लिए जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू x इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए x वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो x लगा दो। अब h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब कांस्टेंट है, सबकी अगर वैल्यू रख दूं तो रहता है 12.27 अपॉन रूट x एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाती है। तो डी ब्रॉगली ने बताया हमको कि मैटर पार्टिकल की जो वेव होती है, मैटर पार्टिकल के साथ वेव होती है, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ये लुई ब्रॉगली ने प्रपोज करा। और मोमेंटम को हम जानते हैं mv होता है या रूट 2 mv होता है, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। फिर मैंने एक स्पेशल केस ले लिया कि कोई चार्ज को v पोटेंशियल से एक्सट्रैक्ट करा जाए तो काइनेटिक एनर्जी उसकी qv हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी qv लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन के ऐसा लिख दिया।
तो जैसे ल्यू डी ब्रॉगली ने हमें बताया कि मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि फिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई वेवलेंथ निकालने की। ये ल्यू डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा, तो क्या कोई भी कुछ भी प्रपोज कर देगा और अपन मान लेंगे क्या? बताओ, साइंस में ऐसा करते हैं अपन? हाँ नहीं करते ना। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं करते तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? बोलो वैसे, समझ नहीं आया आपको, बोलो। क्या कह रहे थे, बोलिए। सारे ये प्रूव हुआ है कि एक्चुअली होती है वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल। ये प्रूव हो चुका है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। लुई प्रॉब्लम को बोल दिया था, अपन ने ऐसे ही नहीं मान लिया। ये प्रूव हो चुका है इसलिए मान लिया हमने। ठीक है, कैसे प्रूव हुआ? तो आपने ये तो पढ़ा ही है बाइडिएसी। बाइडिएसी में आपने पढ़ा है ना, लाइट का सोर्स हो तो आपको है ना मैक्सिमा मिनिमा सामने दिखता है, फ्रिंजेस बनती है, ऐसे होता है ना बाइडिएसी में। यस। अच्छा, बाइडिएसी में लाइट सोर्स के बदले इलेक्ट्रॉन सोर्स ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन सोर्स ले लो, उससे भी हमको ऐसे ही दिखता है। इलेक्ट्रॉन सोर्स लेने से भी सामने मैक्सिमा मिनिमा बनता है, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो इससे क्या समझना है? चलिए, अच्छा। तो मैंने बताया कि अगर मैं बाइडिएसी एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन से करवाऊं, अरे यार